हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विश्व के भूगोल का सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं और इसमें हम सोलर सिस्टम कवर करेंगे। दोस्तों, सोलर सिस्टम इन द सेंस कि आपका जो सौर मंडल है, जिसमें सूर्य है, पृथ्वी है और बाकी के ग्रह उपग्रह हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं, उनके बारे में हम कवर करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड इसमें जनरल जो नोट्स होता है बुक का, वो हम कवर करेंगे, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन 2025 में गिवन है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी प्री के हो या फिर बीपीएससी, यूपी पीसीएस या आरएएस या झारखंड पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया हो, यहाँ पर ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता था कि जैसे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सन के बारे में आपको अलग से टॉपिक फिर हम कवर करेंगे, अर्थ के बारे में फिर अलग से आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। तो जितने इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं अपने, या फिर जैसे चंद्रमा हो गया, मून, उसके बारे में भी अलग क्लास आएगी। जुपिटर के बारे में अलग से क्लास आएगा। मार्स, आपका शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, इन सब के बारे में अलग से भी क्लासेज आएँगी, या फिर हो सकता है इनके एक साथ कंबाइंड आ जाए। तो अभी हम नॉर्मल इसमें बस जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड, उसको कवर करेंगे और बाकी अलग-अलग भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सोलर पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सौर मंडल में हम क्या यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सूर्य, इसके 8 ग्रह हैं और बाकी ग्रहों के जो उपग्रह हैं, एक पूरे परिवार की रचना करते हैं, जिसे हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सोलर सिस्टम में क्या-क्या है दोस्तों? सन खुद है, फिर इसके 8 ग्रह जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और बाकी सभी 8 ग्रह में जिन ग्रह के उपग्रह हैं उनको भी मिला लीजिए। ये सभी मिलाकर एक परिवार की रचना करते हैं, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58, अगर एवरेज करीब-करीब आप देखोगे या फिर डायरेक्ट ऐसे ही मान लो तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। सोलर मंडल में सूर्य, जो कि एक तारा है, और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे यानी कि सूर्य से जुड़े रहते हैं। इसमें बौने ग्रह भी आते हैं, प्राकृतिक उपग्रह, इसके अलावा क्षुद्र ग्रह और उल्काएँ, धूमकेतु, खगोलीय धूल इत्यादि भी शामिल हैं। तो देखिए, ग्रह उपग्रह तो हैं ही, उसके अलावे ग्रहों के जो उपग्रह के साथ में क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, धूमकेतु, खगोलीय धूल, इन ये सभी शामिल हैं। जो भी खगोलीय वस्तुएँ या खगोलीय पिंड जो सोलर मैं बोल रहा हूँ, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों तरफ घूमती हैं, उन सबको आप मिला लीजिए कि वो सब सौर परिवार का हिस्सा है। सोलर मंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी, यानी कि पहले सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे, जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इस प्रकार हैं। आप देखिएगा, सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, जिसका डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो 9वाँ ग्रह था पहले, लेकिन बाद में दोस्तों 2006 में आप देखिएगा, यहाँ पर 2006 की बात है, 14 से 25 अगस्त 2006, इस समय में चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ यानी आईएयू की 26वीं महासभा बैठक थी। इसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया है। इस प्रकार आप देखिएगा कि अब नई मान्यता के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 नहीं है, अब ये 8 हो गई है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह क्या है, ये समझ लीजिए पहले। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, पहली बात। दूसरी, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो उसके पास, ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सके और जल स्थितिकी संतुलन लगभग गोलाकार बना सके, यानी कि अपना जो संतुलन है वो। अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को न काटें, यानी कि केवल अपने कक्षा में ही परिक्रमा करें, किसी और के कक्षा को न क्रॉस करें। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। तो ग्रह के लिए क्या-क्या अनिवार्य होना चाहिए, जो नई डेफिनिशन है? देखिए, ग्रह खगोलीय पिंड है, पहली बात, ये तो पहले भी था। ये सूर्य की परिक्रमा करता हो, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो इसके पास, ताकि ये अपने पूरे पिंड की शक्तियों को एक जगह ला करके और उसमें संतुलन बना सके, जो कि लगभग गोलाकार होना चाहिए, और अपनी परिक्रमा के दौरान किसी और के ऑर्बिट में न प्रवेश करे, केवल अपने ऑर्बिट में ये घूमना चाहिए।
अब यहाँ पर सोलर मंडल का एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ये सन है, इधर पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है यहाँ पर, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है और लास्ट में प्लूटो जिसको हटा दिया है और प्लूटो के बाहर आपको यहाँ कुपर बेल्ट देखने को मिलता है। यहाँ धूमकेतु भी आप देख सकते हैं, क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी आप देख रहे हैं किसके-किसके बीच मिल रहा है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बाद बीच में तो कई बार ये देख पूछा जाता है सवाल कि जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये दोस्तों मिल रहा है मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। ये याद रखना है। अब आगे देखिए यहाँ पर ग्रह अपने आकार, संघटन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी का आकार बड़ा या छोटा होता है, कोई किन-किन पदार्थों से बना होता है, इसके आधार पर अलग हो जाता है। टेम्परेचर के आधार पर भी किसी का टेम्परेचर अधिक है, किसी का कम है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि भी अगर कोई दूर है, तो उसको अवधि अधिक लग जाती है, टाइम पीरियड और जो नज़दीक है, जैसे बुध है, शुक्र है, इनको सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में समय कम लगता होगा। तो आप देखिएगा इन कारणों से इन सभी ग्रहों में कुछ न कुछ भिन्नताएँ हैं। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? सूर्य से इनकी दूरी। सूर्य से जो जितना दूर है, उसकी क्वालिटी अलग है और जो करीब है, उसकी क्वालिटी या फिर उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी उसके विशेषताएँ हैं उसकी, वो सारी अलग चीज़ें हैं। जैसे जो नज़दीक होगा उसका टेम्परेचर अधिक होगा, जो दूर होगा टेम्परेचर कम होगा। जो नज़दीक होगा वो कम समय में अपना एक चक्कर पूरा करेगा, जो दूर होगा उसको अधिक समय लगेगा और अधिक समय लगने से कई सारी चीज़ें वहाँ की बदल जाती हैं। तो आप देखिए कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल पृथ्वी की भांति ठोस है, यानी जैसे पृथ्वी ठोस है वैसे ही बुध, शुक्र और मंगल ग्रह भी ठोस है। इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, पृथ्वी से मिलता-जुलता आप कह सकते हैं पार्थिव ग्रह। कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं, जैसे बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये सभी गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना है। जोवियन का क्या अर्थ है? जोवियन का अर्थ है बृहस्पति के समान यानी जुपिटर के समान जो बड़ा आकार वाला हो उसको जोवियन कहा जाता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में अभी वर्तमान के हिसाब से बताया जा रहा है सभी 8 ग्रहों में दोस्तों पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है जो कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे अधिक जो घनत्व है ये याद रखना है पृथ्वी का घनत्व अभी के समय पर सबसे अधिक है और कारण आप समझ ही रहे हैं दोस्तों, क्यों सबसे अधिक है पृथ्वी का घनत्व। अन्य ग्रहों का घनत्व अगर आप देखिएगा तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में बताया गया है। बुध का 5.4 है, शुक्र का ये घटते क्रम में नहीं है, ऐसे लाइन वाइज लिखा गया है। शुक्र का 5.2 है, मंगल का 3.9 है, बृहस्पति 1.3, शनि 0.7, अरुण जो है वो 1.3 और वरुण जो है ये वरुण यानी कि नेपच्यून, अरुण यानी कि यूरेनस ये ज़रूर याद रखिएगा। कई बार इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है तो अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण यानी कि नेपच्यून। तो सबसे लास्ट में आएगा नेपच्यून और सबसे नेपच्यून के ठीक पहले क्या आएगा? यूरेनस। तो यहाँ पर आप देखिए बुध का जो घनत्व है, डेंसिटी है वो अर्थ के बाद दूसरा सबसे अधिक डेंसिटी वाला यह ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति और जो गैस से बने हैं गैसीय जिनको हम कह रहे थे गैसीय ग्रह उनका निश्चित तौर पर घनत्व कम होगा, जो ठोस रूप में है उनका घनत्व अधिक होगा। तो आप देख रहे हैं मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी इन सभी का घनत्व अधिक है इसलिए इनको आप घनत्व से भी याद रख सकते हैं कि ये ठोस रूप में पाए जाते हैं, इनको हम पार्थिव ग्रह कहेंगे। और जिनका डेंसिटी 2 से कम है मान लो जैसे बृहस्पति हो गया, शनि का 0.1 है, अरुण का 1.3 है, वरुण का 1.6 है, तो इनको आप गैसीय ग्रह कहेंगे। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8 यानी कि 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। यानी कि ओवरऑल सोलर सिस्टम का जितना द्रव्यमान है, मास है, उसका 99.8% समझिए तो केवल सूर्य में ही समाया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं अंतर कितना है। यानी कि पूरे आप समझ लो कि अगर 100 किलो का पूरा सोलर सिस्टम है तो उसमें केवल 99.8 केजी जो द्रव्यमान है वो केवल सूर्य का है।
बाकी 0.2 केजी जो बच रहा है, इसमें बाकी के ग्रह, उपग्रह और बाकी जो भी क्षुद्र ग्रह है और बाकी और भी चीज़ें, छोटे-छोटे जो खगोलीय पिंड होते हैं, वो सभी शामिल हैं। तो इतना बड़ा विशाल है सूर्य, और मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था कि सूर्य जो है इससे भी बड़े, बहुत बड़े-बड़े, विशाल-विशाल आपके और तारे हैं, और ऐसे कई तारों, कई लाखों तारों, अरबों तारों को मिला कर के एक गैलेक्सी बनता है। और ऐसे अरबों गैलेक्सी हमारे जो आपका जो यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड है, उसमें ऐसे अरबों गैलेक्सी देखने को मिलते हैं। तो सूर्य का द्रव्यमान भी याद रखना है, हालाँकि हमने ये फिजिक्स में पढ़ा था, और पिछले चैप्टर में भी आई थिंक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो याद रखिए, ये कितना है आपका 1.9 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी, कई बार इसको 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी भी बोला जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा के बारे में आपको बताना है कि चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, हमने पिछले क्लास में उसको पढ़ा था। जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग, यानी सूर्य का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है, ये भी याद रखना है आपको। इसी से अंदाजा लगा पाएंगे कि सूर्य का आकार जो है, साइज, वो कितना बड़ा है। द्रव्यमान की बात कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ 3.32 लगभग इतना लाख गुना बड़ा है, यानी कि 3,32,900 गुना बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,900 गुना है। आयतन भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आयतन जो है सूर्य और पृथ्वी का अगर आप कंपेयर करते हो, तो आयतन आप समझिए कि 13 लाख गुना है बड़ा सूर्य का आयतन। 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य का आयतन पृथ्वी के कंपैरिजन में। और अगर हम व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो पृथ्वी का जो डायमीटर है उससे सूर्य का डायमीटर, यानी सूर्य का आकार जो है वो 109.2 गुना है, ये भी याद रख सकते हैं। अब देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 13 लाख पृथ्वी को मिलाइएगा तब जाके हमारा एक सूर्य बनेगा। आज अभी जो इसका अगर हम वॉल्यूम से कंपेयर करें तो आप देखिएगा सोलर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा ग्रह है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, कुल ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला में कौन सा है? शुक्र है। और ऐसे ही सबसे दूर का कौन सा है? वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं, तो यह सबसे दूर का ग्रह है। इसके बाद आप देखिएगा, अगर आपसे सूर्य की परिक्रमा करने में के कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर देखिए, सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय जो लगता है वो लगभग 164 वर्ष लगता है। यह किसको लगता है? वरुण को, क्योंकि यह सबसे दूर है। तो वरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है 164 वर्ष। ये पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर है। यह अप्रकाशवान होते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी ग्रह जो हैं, ग्रह के बारे में बोला जा रहा है, ग्रह अप्रकाशवान होता है, यानी ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है प्लेनेट के पास। ये खुद कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश आता है उससे पृथ्वी पर दिन होता है, जब नहीं आता तो रात हो जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम में अगर आप लिखिएगा, यानी घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर शनि आ जाएगा, सैटर्न, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। तो पृथ्वी घटते क्रम में 5वीं, और बढ़ते क्रम में आप देखिएगा तो चौथे नंबर पर आने वाली यह ग्रह है। इसके बाद शुक्र, मंगल और बुध। तो बुध सबसे छोटा हो गया, बृहस्पति सबसे बड़ा होगा, और पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है, जो सबसे बड़ी ग्रह है 5वें नंबर की। ठीक है, अब देखिए, अगर हम द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम में लिखें, पहले हमने आकार के अनुसार लिखा था, अब अगर द्रव्यमान के हिसाब से लिखें तो देखिए, बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक है, उसके बाद शनि का, फिर वरुण का। देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, वरुण का द्रव्यमान अरुण से ज्यादा है, तो पहले वरुण, फिर अरुण, और फिर आपके पास पृथ्वी है, ऐसे भी 5 नंबर पे है, आकार के हिसाब से भी और द्रव्यमान के हिसाब से भी, फिर शुक्र, मंगल और बुध। तो लास्ट के तीनों में कोई चेंज नहीं है, शुरू में ही बस यहाँ पर 2 चेंज है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। जैसे आकार का यहाँ पर क्रम है, वैसे ही द्रव्यमान का भी क्रम है, अगर हम अरुण और वरुण को हटा दें तो। बाकी अब यहाँ पर देखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों को अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही का मतलब सॉरी आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में,
तो आप देखिएगा सबसे कम दूरी पर स्थित है बुध, उसके बाद उससे अधिक दूरी पर शुक्र, फिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरे नंबर की ग्रह है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो वरुण सबसे दूर है, जिसको नेपच्यून भी बोलते हैं। अरुण यूरेनस है। आप देखिए ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के पास है, कारण कि इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। निश्चित तौर पर जिसके पास द्रव्यमान अधिक होता है उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका गुरुत्वाकर्षण बल दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जो कि 23.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण की यहाँ पर बात की गई है। गुरुत्वीय त्वरण अधिक होने का मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा, क्योंकि F इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ma। तो a एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब F इक्वल टू m और a के बदले में हम g भी लिख सकते हैं अगर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम पूछे तो। हालांकि दो अगर वस्तुएं दी गई हैं तब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला हम न्यूटन वाला गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो यूज करते हैं। जी m1 m2 आपने पढ़ा होगा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी मास अगर अधिक है द्रव्यमान तो बल भी अधिक, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। द्रव्यमान कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो चूंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक है, साइज भी सबसे अधिक है उसका, तो द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण भी वहां पर सबसे अधिक है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर भारी मात्रा में विद्यमान है। यानी कि अगर हम गैसों की उपलब्धता की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ये तीनों गैसें बृहस्पति और शनि पर अधिक मात्रा में मौजूद हैं। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन आवासीय क्षेत्र कहलाता है। यह क्या है? यह किसी तारे के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तो जहां पर पानी मौजूद हो सकता है उसको हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, और इसे आवासीय क्षेत्र भी कहते हैं, कारण कि यहाँ पर पानी मौजूद होने की स्थिति पाई जाती है, इसलिए उसको आवासीय क्षेत्र कहा जाता है। और यह ग्रह की सतह का एरिया है, ग्रह के सतह पर ही पानी पाई जाएगी निश्चित तौर पर। आगे देखिएगा, तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक साबित होता है, क्योंकि जहाँ पानी मौजूद है वहाँ ये एक आशा रहती है कि वहाँ कोई ना कोई जीवन किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद हो सकती है। आगे देखिएगा दोस्तों, हमारे सौर मंडल को के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है, क्योंकि यहाँ पर पानी मौजूद है और यहाँ पर जीवन भी मौजूद है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है, यानी पृथ्वी जैसे और ग्रह जहाँ पर गोल्डीलॉक्स जोन हो, जहाँ पानी की उपस्थिति हो और जहाँ जीवन पाया जा सके, ऐसे ग्रह की खोज अभी जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म होता है और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। जैसे जो नज़दीक के ग्रह हैं, बुध हैं, शुक्र है, ये सब क्या है, ये अधिक गर्म है। जो दूर के हैं जैसे यूरेनस, नेपच्यून, वो अधिक ठंडे हैं। लेकिन यहाँ पर ना अधिक गर्म चाहिए ना अधिक ठंडा चाहिए। आगे देखिएगा दोस्तों, पोलैंड के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ नाम क्या है? निकोलस कॉपरनिकस, आपने नाम जरूर सुना होगा। निकोलस कॉपरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित निबंध में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निबंध का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि है कॉमेंटेरियोलस, जिसको लिटिल कमेंट्री भी कह सकते हैं आप। इसमें क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने बोला था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो निश्चित तौर पर आज का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से तो वो गलत है, क्योंकि सूर्य सोलर सिस्टम के केंद्र में है, न कि ब्रह्मांड के केंद्र में। पृथ्वी उसकी चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, ये बात तो अभी सही है। बाद में इसका प्रकाशन 1543 में इस नाम से किया गया, जिसको इंग्लिश में ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय जो खगोलविद थे, वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पहले ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जर्मनी के खगोलविद जोहानेस केपलर, बाद में इन्होंने केपलर का सिद्धांत दिया, ग्रहीय गतियों के 3 आधारभूत नियम दिया, जिसको केपलर का ग्रहीय गति का नियम कहा जाता है। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया।
तो अब हम इसके बाद सीधे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहीं पर नोट्स था, लेकिन यहाँ तक देखने के बाद भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं बार-बार कहता हूँ सभी लोग कमेंट्स किया कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका? निश्चित तौर पर निहारिका नहीं है। अगर आपने पहला क्लास देखा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो आप समझ पाए होंगे कि निहारिका क्या होता है। क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु ये सभी सोलर सिस्टम के हिस्से हैं। देखिएगा दोस्तों, सोलर मंडल जो है या सोलर सिस्टम जो है सौर मंडल, इसका निर्माण हमने देखा था 4.53 से 4.58 यानी कि लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सोलर मंडल में सूर्य यानी कि तारा और ऐसे खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे यानी सूर्य से जुड़े रहते हैं। इसमें बौने ग्रह भी हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, धूमकेतु और खगोलीय धूलकण इत्यादि शामिल हैं। जबकि निहारिका जो है ये सोलर सिस्टम का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सोलर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? निश्चित तौर पर यह कोपरनिकस ने दिया था, कॉपरनिकस। तो ऑप्शन डी होगा। आप देखिएगा दोस्तों, 1514 में एक हस्तलिखित निबंध हमने देखा था लिटिल कमेंट्री में, कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें ये कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि छठी जो सती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराह मिहिर थे, इन्होंने इससे यानी कि 1514 से लगभग 1000 वर्ष पहले यह बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। अगला सवाल है आपके पास मिलता-जुलता, वह वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब देखिए, ये चूँकि किताबों में ऐसा है, इसका लिखित प्रमाण है, इसलिए कोपरनिकस आंसर माना जाता है, वरना इससे 1000 वर्ष पहले ही ये बता दिया गया था वराहमिहिर द्वारा, जो भारतीय खगोलविद थे, कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का परिक्रमा करती है। यही सवाल यहाँ पर भी पूछा गया है जिसका आंसर यहाँ पर कोपरनिकस दिया गया है। अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो यहाँ पर ये बात कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप देखिएगा, कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। पोलैंड के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चारों ओर वह चक्कर लगाती है। और ये आपको पता होगा अच्छा से कि पृथ्वी जो घूमती है, अगर यह सन है तो सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में पृथ्वी घूमती है, तो डेली अपने अक्ष पर भी ये रोटेट करती है। अपने अक्ष पर एक बार घूमती है तो एक दिन और एक रात ऐसे बीतता है, और यह जब पूरा सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है तो ऐसे में 1 वर्ष पूरा होता है। आगे देखिएगा, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। जर्मनी के खगोलविद जोहानेस केपलर, इन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। ग्रहों की गति का केपलर का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा, 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है किसने सबसे पहले यह प्रतिपादित किया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों निकोलस कोपरनिकस, यही आंसर होगा। बाकी जोहानेस केपलर, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार की गति करते हैं, किस प्रकार के पथ पर घूमते हैं। गैलीलियो गैलीली ने, आपने यहाँ पर देखा कि गैलीलियो गैलीली थे, इन्होंने गिरने वाले पिंडों के बारे में नियम बनाया। और बाकी इमैनुअल कांट के बारे में आपने पिछला अगर क्लास देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था, जो इन्होंने भी ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित एक नियम दिया था जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसको हम जनरली वायव्य
राशि परिकल्पना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। निश्चित तौर पर यह सही है। सघनतम का मतलब कि इसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वह अधिक है। हमने देखा था कि पृथ्वी का घनत्व जो है वह सबसे अधिक है। यह 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है, इसलिए यह सबसे अधिक है। 5.4 इससे ठीक कम जो है वो बुध का, उसके बाद शुक्र का, ऐसे घटते जाता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का जो माध्य घनत्व है ये सबसे अधिक है। कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अन्य ग्रहों में अगर आप देखिएगा तो इसके बाद बुध का 5.4 है, शुक्र का 5.2, मंगल का 3.9 और ये तीनों और साथ में पृथ्वी भी पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सभी के कम हैं जो घनत्व, इसलिए इनको गैसीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व जो है वो लोहा है, यानी पृथ्वी जो बनी है उसमें सबसे अधिक जो तत्व लगा है वह लोहा है, 32% लगभग। 30.12% के साथ ऑक्सीजन दूसरे, तो ऑक्सीजन दूसरा सबसे अधिक लगने वाला तत्व है इसमें। फिर 15.12% के साथ सिलिकॉन तीसरे स्थान पर है, इसलिए बी जो है वो इसमें गलत था। यानी कि यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन थे, अगर आप देखिएगा पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, यानी सबसे अधिक सिलिकॉन है, तो ये गलत हो गया। सबसे अधिक क्या है? लोहा है, लगभग 32%। फिर 30% ऑक्सीजन और सिलिकॉन लगभग 15% है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। ये हमने पढ़ा था कि ये 99.8% सोलर सिस्टम का जो मास है वह सूर्य में निहित है। इसके बाद सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, बिल्कुल गलत है। व्यास के मामले में 109.2 गुना मैंने आपको बताया था, इतना गुना बड़ा है। तो आगे बढ़ें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सारी चीजें दी गई हैं। सूर्य के सौर परिवार का द्रव्यमान का, जो सूर्य का द्रव्यमान है उसमें सौर परिवार के द्रव्यमान का लगभग 99.8% भाग शामिल है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 1.9 इंटू 10⁻30 kg, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है, इसलिए सी भी गलत है यहाँ पर। और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109.2 गुना है। अगर आयतन की बात की जाए तो सूर्य का जो आयतन है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है, तो ये भी याद रखना है। अगला सवाल, सोलर मंडल में ग्रहों की संख्या 1992 में ही चूंकि पूछी गई थी तो तब तो 9 था, लेकिन आज के डेट में 8 है जब से प्लूटो को हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया? 2006 में हटा दिया गया। आप देखिएगा यहाँ पर सोलर मंडल या फिर सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी, जो सूर्य से बढ़ती हुई अगर दूरी के क्रम में देखेंगे तो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। लेकिन आप देखिएगा 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, यानी कि अब उसको ग्रह नहीं माना जाएगा, उसको ड्वार्फ बोला जाएगा, यानी बौना। ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार अब 9 नहीं है, अब ये 8 हो गई है। प्रश्न देखिए दोस्तों, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो सबसे पहले तो मैं लिख ही देता हूँ, आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहला है बुध, बुध के बाद कौन सा है? बुध के बाद शुक्र, फिर तीसरे पर पृथ्वी, इसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल, फिर मंगल के बाद हो गया बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और फिर आ गया वरुण। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें पूछ रहा है कि मंगल और अरुण के बीच में कौन कौन है, यही ना? अरुण को हिंदी में हम अरुण ही बोलते हैं, इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। तो बीच में हो गया बृहस्पति और शनि, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आपको ये डिस्टेंस के आधार पर जो इनका क्रम है वो याद रखना चाहिए, इससे कई बार क्वेश्चन। अभी देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, आपको बताना है सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखना है। हालांकि ये 2006 के पहले हैं तो सबसे दूर तो प्लूटो ही हो जाएगा, यानी कि पहला सबसे आखिरी में आएगा। उसके बाद इनमें सबसे आखिरी में आएगा यूरेनस, तो चौथा आना चाहिए सेकंड लास्ट पर, तो ये गलत हो गया। फिर आएगा बृहस्पति, यानी कि चौथा के पहले तीसरा, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो गया। बाकी जो क्रम है वो आपको याद रखना है। अगला सवाल है,
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में ग्रह हैं कितने? तो देखिए सूर्य अगर ये है तो सूर्य के बाद आता है पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर हमने देखा मंगल। तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच बात की जा रही है, तो टोटल कितने ग्रह हैं यहाँ पर? बुध और शुक्र, 2 ग्रह इनके बीच में आ रहे हैं। तो बुध और शुक्र 2 ग्रह, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल है पृथ्वी स्थित है कहाँ शुक्र और मंगल के बीच में? तो आप याद रखिए, देखिए याद रखने के लिए एक छोटा-सा ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, आप एक लाइन याद रख सकते हैं इंग्लिश की जो है माय वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब इसमें याद क्या रखना है? देखिए, पहले जो एम है, एम का मतलब यहाँ पर है मरकरी। मरकरी यानी कि आपका हो गया बुध। दूसरा वी से क्या हो जाएगा? वेनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। फिर एडुकेटेड में ई से हो जाएगा अर्थ, यानी कि पृथ्वी। यहाँ एम का मतलब हो गया, यहाँ आर भी लास्ट में है, इससे भी आप याद रख सकते हैं मार्स। मंगल हो गया, जिसको लाल ग्रह कहते हैं। जस्ट में जे से क्या हो गया? जुपिटर। तो जुपिटर का मतलब हो गया आपका बृहस्पति। फिर एस से हो गया सैटर्न, यानी कि शनि। इसमें यू से यूरेनस हो गया। यूरेनस यानी कि हिंदी में यूरेनस ही बोलते हैं, या फिर अरुण इसको बोला जाता है। और नूडल्स में जो एन है इसका मतलब हो गया नेपच्यून। तो इसको हिंदी में भी नेपच्यून या फिर कई बार इसको वरुण कहा जाता है। तो आप ये लाइन भी याद रख सकते हैं, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख दिया है यहाँ पर। अब आप देखिएगा पृथ्वी स्थित है किसके बीच में? तो अगर आपको ये लाइन याद है तो ऐसे भी देख सकते हैं, एजुकेटेड वी और एम यानी कि वेनस और मार्स है, शुक्र और मंगल के बीच में है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये जो लाइन मैंने लिखा है जरूर याद रखिए। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। आगे हम देखते हैं, ग्रहों के बारे में बोल रहा है कि इनमें से क्या सही है? ये प्रकाशहीन होते हैं, बिल्कुल यहाँ तक तो सही है। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, किंतु चमकते नहीं हैं। देखिए यहाँ सत्य पूछा जा रहा है। दूसरा, ये अप्रकाशवान होते हैं और चमकते भी हैं। देखिए जब इन पे प्रकाश पड़ेगा तो चमकेंगे ना। जैसे मान लो आपने शुक्र ग्रह को बारे में पढ़ा होगा कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला तारा है। तो अब ये ग्रह है लेकिन सबसे चमकीला तारा है, इसका मतलब कि यह चमकता है। यहाँ पर बोल दिया कि प्रकाशहीन तो है लेकिन चमकते नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। बी सही हो जाएगा, प्रकाशवान भी है और चमकते भी हैं। यहाँ चमकते नहीं है इसलिए गलत हो गया। यहाँ प्रकाशवान नहीं है क्योंकि इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये अप्रकाशवान होते हैं। तो बी यहाँ पर निश्चित तौर पर सही आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ ग्रह के नाम है, एक तरफ उनके लक्षण है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब देखिए जब का ये क्वेश्चन है 1998 का है, उस हिसाब से देखिएगा तो सबसे छोटा ग्रह अगर इसमें से पूछा जाए दोस्तों, तो उस समय भी सबसे छोटा में प्लूटो था। 1998 का है तो उस समय प्लूटो सबसे छोटा ग्रह था। और सबसे बड़ा ग्रह तो उस समय भी बृहस्पति ही था। सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन है? पहला पर बुध है और दूसरे पर शुक्र है। तो दूसरे पर शुक्र है तो दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह, और सबसे नजदीक का कौन सा है? बुध। तो ये सही होता। तो इसके हिसाब से देखो ए को हम 4 में मिला रहे हैं, हालांकि आज के हिसाब से मैं लिख देता हूँ। सबसे छोटा ग्रह आज के डेट में बुध है, बुध को माना जाएगा। फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को मानेंगे। दूसरे स्थान पर तो अभी भी शुक्र ही है और सबसे निकट भी कौन है? अब बुध। तो ये आज के डेट के हिसाब से सही आंसर है, आप याद रख सकते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकट और पूर्व मान्यता के अनुसार प्लूटो के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह था। लेकिन 2006 में प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, इसलिए बुध सबसे छोटा ग्रह है।
और सौर मंडल में सूर्य से सबसे नजदीक भी बुध ही है और दूसरे स्थान पर सबसे नजदीक शुक्र है, पहले स्थान पर बुध। बृहस्पति दूरी के अनुसार पांचवा और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य का निकटतम ग्रह बहुत आसान है, बुध ग्रह है, अभी हमने देखा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है, सबसे छोटा ग्रह बुध ये भी सही है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ये भी सही है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला, सबसे धीरे गति करने वाला मंगल ये गलत है, ये सबसे धीरे गति करने वाला ग्रह नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पर कुल 8 ग्रह हैं, ये तो सही है, सबसे छोटा बुध है ये भी सही है, सबसे बड़ा बृहस्पति है ये भी सही है और सबसे चमकीला जो है यह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला कौन है? शुक्र ग्रह, ये भी सही है। वरुण सबसे दूर है और इसकी परिक्रमा गति भी सबसे धीरे है, 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी रफ्तार है, जो बाकी ग्रहों की अपेक्षा धीरे है। और यह सबसे दूर का ग्रह भी है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगभग 164 वर्ष, जो कि लगभग 59,800 दिन होते हैं। और नए ताजे आंकड़े के अनुसार देखिएगा तो अब यह 60,190 दिन लगाता है एक चक्कर लगाने में, यानी कि लगभग 165 वर्ष लग जाते हैं इसको एक चक्कर पूरा करने में। तो अधिक समय लेने का मतलब कि सबसे धीरे चलता है, हालांकि यह सबसे दूर का ग्रह भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार आपको घटते क्रम में लगाना है। इनमें सबसे बड़ा बृहस्पति है तो सबसे पहले तो 1 आएगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। इसके बाद पृथ्वी, शनि और अरुण, इसमें सबसे बड़ा शनि है तो 1 के बाद 4 आएगा। अब अरुण और पृथ्वी में देखिएगा तो पृथ्वी बड़ी है इसलिए 3 आएगा, तो 1 4 के बाद, अच्छा पृथ्वी अरुण, अरुण और पृथ्वी में अरुण बड़ा है तो पहले 2 आएगा फिर पृथ्वी, तो ऑप्शन सी जो है अरुण, यहाँ यूरेनस की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। इन सभी में सबसे छोटा पृथ्वी है, तो तीसरा जो है वो सबसे बाद में आएगा। आप देख सकते हैं घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण और पृथ्वी आकार के अनुसार था, साइज के अनुसार। आकार के अनुसार अगर घटते क्रम की बात साइज व्यास के अनुसार पूछा जाए तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, आप जरूर याद रखिएगा। देखिए सबसे बड़ा आकार किसका है? अगर हम घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा आकार है दोस्तों बृहस्पति का। इसके बाद किसका है? शनि का। शनि के बाद किसका है दोस्तों? यूरेनस यानी कि अरुण। इसके बाद नेपच्यून यानी कि वरुण, और इसके बाद आपका पृथ्वी 5वें नंबर पर, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल और सबसे छोटा आखिरी में यानी कि बुध। तो ये है घटते क्रम में आकार के अनुसार, यानी साइज के अनुसार, ये याद रख सकते हैं आप। लीजिएगा यही, अगर यह द्रव्यमान के अनुसार पूछा जाए, द्रव्यमान घटते क्रम में अगर लिखा जाए तो लगभग सारी चीजें आपको सेम टू सेम मिलेंगी। बस अगर कुछ चेंज होगा तो 2 चेंज होगा, वो है अरुण और वरुण का पोजीशन। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो वरुण का द्रव्यमान अधिक है और अरुण का द्रव्यमान क्या है? वरुण से कम है, तो यहाँ पर वरुण पहले आ जाएगा और अरुण बाद में द्रव्यमान के केस में। अब अगला सवाल देखिए, 2004 में पूछा गया था, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं कहाँ? तो हमने ये पढ़ा था कि कौन-कौन ऐसे ग्रह हैं जिसमें ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये आखिरी के जो गैसीय ग्रह हमने पढ़ा था, एक तो पार्थिव ग्रह, एक गैसीय ग्रह। तो गैसीय ग्रहों में ये देखने को मिलते हैं। तो आप देखिएगा गैसीय ग्रह में कौन-कौन था, जैसे बृहस्पति है, शनि है, फिर अरुण और वरुण। तो इन चारों में ही ये आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा बृहस्पति नहीं दिया गया है, प्लूटो ग्रह की श्रेणी में ही नहीं है। यहाँ मंगल दे दिया है इसलिए गलत हो गया, यहाँ शुक्र दे दिया इसलिए गलत हो गया, यहाँ भी शुक्र दे दिया इसलिए गलत हो गया। हालांकि 2004 के हिसाब से हम ए को सही मान सकते थे, लेकिन आज के डेट में कोई सही नहीं है। आप देखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैसों की उपस्थिति बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में पाई जाती है। यद्यपि बृहस्पति एवं शनि के वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा यानी काफी कम मात्रा है। प्लूटो पर मीथेन तो है परंतु हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है, इसलिए प्लूटो वाला सही नहीं दिया गया। मंगल पर CO2 और N2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है, तो यहाँ पर हीलियम तो है नहीं, मीथेन नहीं है,
शुक्र पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उपस्थित है, इसलिए इस प्रश्न में कोई भी सही उत्तर नहीं दिया गया है। अगला सवाल 2010 का है, कौन सा इसमें सौरमंडल का नहीं है? फ्लोरिडा, कोई भी बता देगा फ्लोरिडा सौरमंडल का नहीं है। देखिएगा दोस्तों, बुध, शुक्र और शनि सौरमंडल के ग्रह हैं, जबकि फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित एक राज्य है। तो फ्लोरिडा एक जगह का नाम है। यहाँ यूएसए का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र केनेडी स्पेस सेंटर मेरिट आइलैंड पर स्थित है, जो कहाँ है? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के पास है। तो फ्लोरिडा एक राज्य का नाम है यूएसए का, जबकि यह सौरमंडल में कोई एक ग्रह या फिर कोई भी खगोलीय पिंड नहीं है। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, ये है गोल्डीलॉक्स जोन। हमने पढ़ा था नोट्स में गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में। देखिए प्रश्न आ गया, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? भूपृष्ठ के ऊपर, देखिए भूपृष्ठ से लेना देना नहीं है। पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जहां सेल गैस उपलब्ध है, बिल्कुल नहीं। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, ये सही हो सकता है। हमने देखा था गोल्डीलॉक्स जोन उसको बोलते हैं जो किसी ग्रह के सतह पर का वह एरिया जहां पर पानी की मौजूदगी का कोई चांस हो या वैसा स्थिति हो, तो हम उसको गोल्डीलॉक्स के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी जैसे वायुमंडल के होने के चांसेज हैं या फिर जीवन होने के चांसेज हैं, इसलिए उनको गोल्डीलॉक्स जोन बोला जाता है। और अभी अपने सोलर सिस्टम में केवल पृथ्वी ही गोल्डीलॉक्स जोन में है। आप देखिए गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है, यह ग्रह भी हो सकता है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित मात्रा पाई जाती है। तरल पानी का मतलब, अब आप बोलोगे कि H2O भी तो पानी है, लेकिन अगर ये गैस के रूप में हो तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए तरल पानी होने की उचित स्थिति जहाँ पाई जाए उसको गोल्डीलॉक्स जोन बोलेंगे। और वो भी किसी तारे के आसपास का एरिया होना चाहिए ताकि वहाँ प्रकाश भी मौजूद हो आसानी से। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौर मंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज में अभी अनुसंधान जारी है। यह जोन न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। अब आ जाते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखिएगा सूची 1 और 2 दिया गया है और दोनों को मिलाना है। एक तरफ आपको सूची 1 और एक तरफ सूची 2 है। इधर ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, कृत्रिम उपग्रह, इधर नाम दिए गए हैं। इसमें कौन उपग्रह है? चंद्रमा उपग्रह है। ग्रह कौन है? यूरेनस है। इन दोनों में मिलाइए। ए को तो हमने 2 में मिला दिया, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। बी को हमने 1 में मिला दिया, तो अभी भी ये दोनों ऑप्शन सही चल रहा है। बाकी अब देखिएगा, अगर पुच्छल तारा इसमें से कौन है? हेली नामक पुच्छल तारा आपने ज़रूर सुना होगा, कई बार नाम सुना होगा। हेली नामक पुच्छल तारा, ये हमने पिछले वीडियो में भी शायद कवर किया था। तो सी को हमने जैसे ही चौथा में मिलाया तो यहाँ पर ए सही हो गया, ये गलत हो गया। बाकी कृत्रिम उपग्रह मेराइनर कृत्रिम उपग्रह है, तो यहाँ पर यही सही मिलान में भी दिया होगा। ग्रह यूरेनस था, जिसको हम अरुण भी बोलते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है। हेली पुच्छल तारा है एक, और मेराइनर या फिर मेरिनट क्या है? यह एक कृत्रिम उपग्रह है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल है दोस्तों, 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि यह छोटा ही है लेकिन अच्छा है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? आसान है। सौरमंडल का प्रधान जो है यानी कि मुख्य जो पिंड है वह है सूर्य, जो कि इसके सेंटर में होता है। आप देखिएगा यहाँ पर सौरमंडल का प्रधान जो प्रकाशीय पिंड है वह सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। अच्छा, अब ये आखिरी क्वेश्चन था, तो इसके बाद का भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि इसके बाद कौन सा टॉपिक है। उससे पहले मैं बोल दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए द जीएस सॉल्वर का। तो आगे बढ़ते हैं और मैं बस आपको टॉपिक दिखा देता हूँ। आपको ये ना लगे कि इसमें काफ़ी कम दिया हुआ है, घटना चक्र को उतना कम नहीं मानना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा सूर्य के बारे में अब अलग से टॉपिक है। सूर्य क्या है? सूर्य के किस भाग को प्रकाश मंडल बोलते हैं? इसका आयतन कितना होता है पृथ्वी से और इसका कंपैरिजन क्या है? सूर्य की माध्य जो रेडियस है, मीन रेडियस, वो क्या है? तो ये सारी चीज़ें आपको, उसका टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें हम अगला जो क्लास आएगा उसमें कवर करेंगे। बाकी इतना ही इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना।